हरे भरे जंगल के बीच एक नन्ही सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरी घास से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी रानो चिड़िया। रानो गरीब थी और उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी अंडे में से निकले थे। मेरी प्यारी बच्चियों, आज फिर अम्मी कुछ दाने ले आएगी, तुम सब परेशान मत होना। रानो उड़कर एक एक करके 3 पड़ोसी पक्षियों के पास गई। उसके दिल में उम्मीद थी कि कोई तो मदद करेगा, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही ठान रखा था कि उसे और उसकी बच्चियों को आजमाया जाएगा। भाई कबूतर, मेरी बच्चियां भूखी हैं, अल्लाह के नाम पर थोड़े से दाने दे दो। पहला पड़ोसी बंटी कबूतर था। उसका घोंसला ऊंचे पीपल के पेड़ पर था। बंटी के पास दाने तो भरे पड़े थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। रानो, हम खुद मुश्किल से खाते हैं, तुझे क्यों दे? हर रोज आ जाती है दाने मांगने, जा कहीं और जा। दूसरी पड़ोसी गोरी कौवी थी। उसकी आदत थी अपने चमकदार पंख दिखाना और दूसरों को नीचा समझना। उसके पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद कठोर था। बहन गोरी कौवी, अल्लाह के नाम पर थोड़ी मदद कर दो, मेरी बच्चियाँ कई दिनों से भूखी हैं। हर दिन भीख मांगने आती है तू, हमें तंग मत कर, हम अपना खाएं या तुझे खिलाएं, जा कहीं और मुंह मार। तीसरी थी हरियाली तोती। वो अक्सर पेड़ों पर इतराती फिरती, दूसरों को हंसी उड़ाती। उसके पास भी खाने का भरपूर इंतजाम था, लेकिन उसका दिल भी दूसरों की तकलीफ से बेपरवाह था। बहन हरियाली तोती, मेरे 7 बच्चे भूखे हैं, रहम करो। रानो, तुझे देख देख कर हम परेशान हो गए हैं, कोई मदद नहीं मिलेगी। क्यों न तू अपने बच्चों को कहीं और ले जाए, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ने बेरहमी से रानो को मना कर दिया। बेचारी मायूस होकर अपने हरे घास के घर लौट आई, जहाँ उसकी 7 बेटियां भूख से तड़प रही थीं। कुछ ही देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अम्मी, पानी अंदर आ रहा है, बेटियों कोनों में बैठ जाओ, अल्लाह हमें हिफाजत देगा। बारिश का पानी उनके हरे घास के घर पर बरसता रहा। छत टपकने लगी और ठंडी हवा ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। रात और गहरी हुई, तेज हवाएं और बादल गरजने लगे। घर की दीवारें हिल रही थीं। डरना मत बच्चों, ये तूफान भी गुजर जाएगा। बरसात और अंधेरे के बीच जंगल में घूमती एक भूखी बिल्ली की नजर रानो के घर पर पड़ी। तो छोटे छोटे चूजे, मजेदार शिकार मिल गया। बिल्ली धीरे धीरे घर के पास आई और अंदर घुसने की कोशिश की। छोटे छोटे परिंदे, मैं आ रही हूँ। अम्मी, कोई आ रहा है, बाहर निकल जा, मेरी बच्चियों के पास मत आना। बिल्ली ने अंदर झांका, लेकिन रानो ने नुकीली लकड़ी दिखाकर उसे रोक दिया। पहली बार बिल्ली नाकामयाब होकर लौट गई। कुछ देर बाद बिल्ली फिर आई। इस बार उसने और जोर से हमला किया। छोटी सी चिड़िया, तो मुझे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चों की तरफ कदम मत बढ़ाना। रानो ने जोर जोर शोर मचाया, जिससे बिल्ली डरकर दूसरी बार भी भाग गई। लेकिन तीसरी बार बिल्ली चुपचाप आई। इस बार उसने मौका पाकर एक नन्ही बेटी को अपने पंजों में दबोच लिया। नहीं, मेरी बच्ची, छोड़ दे उसे। रानो ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बिल्ली उसकी एक बेटी को उठाकर भाग गई। रानो रोती हुई पड़ोसी पक्षियों के पास गई। कबूतर भाई, मेरी बेटी को बिल्ली ले गई है, मेरी मदद करो। रानो, तू हमें क्यों परेशान कर रही है? अपनी किस्मत को रो। हम क्यों जान जोखिम में डाले, हमें माफ कर। ये तेरी मुसीबत है, खुद संभाल। रानो की आंखों में आंसू थे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बरसात अभी बरस रही थी। रानो की आंखें उस दिशा में टिकी थीं, जहां उसकी एक बेटी गायब हो गई थी। दिन, महीने और साल बीत गए। बरसातों की मार, भूख और मुश्किलें रानो की जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। रानो ने उसका नाम रखा था कुकू। कुकू बड़ा होकर सुंदर और मजबूत चिड़ा बन गया था। उसके पर चमकीले थे और उसकी आंखों में हिम्मत झलकती थी। एक शाम नदी किनारे ठंडी हवा चल रही थी। रानो अपने घर के बाहर बैठी सोच में डूबी थी। कुकू उसके पास आया। अम्मी, एक बात पूछूं?
हाँ मेरे लाल, पूछो। अम्मी, मैं अकेला ही क्यों हूँ? मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? जंगल के और बच्चों की तरह मेरा भी तो बड़ा परिवार होना चाहिए था। रानू का दिल चीर गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा, तेरी बहन थी, वो सब तेरे साथ खेलती, तेरे साथ हंसती। सच अम्मी? तो वो कहाँ है? कुकू, बरसों पहले जब तू छोटा था, एक बेरहम बिल्ली आई थी। उसने मेरी एक बेटी को उठा लिया था और उसके बाद मैं अकेली रह गई। कुकू के दिल में आग जल उठी, उसकी आंखें लाल हो गई। अम्मी, तूने इतनी तकलीफ सही, इतना दुख सहा, मगर अब और नहीं। जिस बिल्ली ने तुझसे तेरा बच्चा छीना, मैं उसे सजा दूंगा। मैं तेरी हर आंख का आंसू पोंछूंगा। नहीं मेरे लाल, दुश्मनी में खून बहता है, मैं तुझे खो नहीं सकती। अम्मी, डर मत, अब मैं छोटा नहीं हूँ। मैं उस बिल्ली से तेरा बदला लूंगा। रानू कांपते दिल से अपने बेटे को देख रही थी। उसे डर था कि कहीं बदले की आग कुकू को उससे भी ना छीन ले, लेकिन कुकू का हौसला अब किसी भी तूफान से बड़ा था। कुकू ने सुबह होते ही जंगल का कोना कोना छान मारा। आज मैं अपनी बहन का बदला लेकर ही लौटूंगा। अम्मी के आंसू अब और नहीं बहेंगे। आखिरकार एक पुरानी पीपल के नीचे उसने बिल्ली को देखा। ओ बिल्ली, मुझे पहचानती है? मैं वही कुकू हूँ, रानो चिड़िया का बेटा। तूने बरसों पहले मेरी बहन को छीना था। आज मैं तुझसे हिसाब लेने आया हूँ। ओ, तो ये उसी गरीब रानो का बच्चा है। बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा है, अब तू भी मेरे पेट में जाएगा। आज मैं तेरा शिकार बनूंगा? नहीं, आज तू मेरी सजा पाएगी। कुकू बिजली की तरह बिल्ली पर टूट पड़ा। उसने अपनी चोंच में दबाकर एक एक भाला से जोरदार वार किए। बिल्ली तुरंत पीछे हटी। छोटे से चिड़े, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं। कभी बिल्ली आगे बढ़ती, कभी कुकू पीछे हटता, लेकिन हर बार कुकू का हमला और तेज हो रहा था। आखिरकार उसने बिल्ली की आंख पर हमला किया। बिल्ली दर्द से चीखी और पीछे हट गई। घायल बिल्ली लड़खड़ाकर नदी किनारे भागी, लेकिन फिसलकर पानी में गिर गई। तेज धार ने उसे बहा लिया और वो जंगल से हमेशा के लिए गायब हो गई। अम्मी, तेरी बेटी का बदला ले लिया। अब वो बिल्ली कभी किसी को तंग नहीं करेगी। कुकू उड़ता हुआ अपने घर लौटा। रानो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने कुकू को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरे लाल, तू सही सलामत लौट आया। अल्लाह तेरा हिफाजतगार है। अम्मी, अब तू ना रो, मैं तेरा सहारा हूँ। अब तुझे कोई नहीं सताएगा। बरसों की तकलीफ के बाद रानो चिड़िया ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गर्व था। कुकू ने अपनी अम्मी की इज्जत और हक की रक्षा की थी। गरीबी, भूख और आंसुओं से भरी रानो की जिंदगी अब बदल गई थी, क्योंकि उसके पास था उसका बहादुर बेटा। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर 7 कौवे रहते थे। कालू कौवा और उसके 6 भाई अपनी इकलौती बहन रानो चिड़िया के साथ। रानो एक प्यारी, मेहनती और भावुक चिड़िया थी, जो उनकी सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन बचपन में कालू की माँ उन्हें कसम देकर मरी थी कि उन्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है। और रानो भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। भैया देखिए ना, मौसम कितना प्यारा है। सोचा आज तुम सबके लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाऊं। बस एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों को कुछ अच्छा सा शिकार ले आइए और थोड़ी सी प्याज, 1-2 टमाटर, और अगर कहीं हरी मिर्च मिल जाए तो क्या बात है। अरे वाह बहना, तू तो हमारे कौवों के खानदान की रसोइया निकली। बिरयानी की खुशबू अभी से आने लगी है। तू चिंता मत कर, आज कुछ बढ़िया शिकार लाएंगे और तेरे लिए कुछ सब्जियां भी। 2 भाई सब्जियां लेने निकलते हैं। बाकी शिकार की खोज में जाते हैं। सारा दिन बीत जाता है, पर शिकार नहीं मिलता। थके हारे कौवे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। शिकार तो जैसे गायब हो गया है। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे मुन्ना क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कि कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। तभी जंगल का बूढ़ा गिद्ध वहाँ आता है। अरे नाना, आप? हाँ हाँ, तुम सबको चिंता में देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नाना, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। फूलों के बगीचों के पीछे जो एक पेड़ है, वहाँ पर एक कबूतर अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वह खाना लाने गई है, इसीलिए उसका बच्चा अभी घोंसले में अकेला है। तो जाओ, जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना वो कबूतर भी हाथ से चला जाएगा।
चलो रे, वो कबूतर हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे नाना, आप भी रात का खाना खाने हमारे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक कबूतर का बच्चा सो रहा था। सभी कौवों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन, शिकार अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी नाना ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम यह शिकार ढूंढ पाए। और हाँ बहन, नाना भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर रानू बड़ी खुश हो गई। वह फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां काटते वक्त चाकू उसके पंख में लग जाता है और उसके पंख से खून बहने लगता है। आह! अरे यह क्या, मेरे पंख में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं? इस खून को कहाँ पोंछूं? रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अपना खून पोंछने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को कबूतर के मांस में मिला दिया और वह फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। गिद्ध भी वहाँ पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। हाँ, वाह वाह, लाजवाब, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ सच में बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। कबूतर तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है, ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण कबूतर इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। सभी राणों को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर राणों को सच बताना ही पड़ा, और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। गिद्ध अपने घर चला गया। अगले दिन कौवे फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थककर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका लग रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध कौवों के पास आ गया। क्या हुआ कौवों, क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ कौवे तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? तुम्हारी बहन तो खुद सबसे स्वादिष्ट शिकार है। कल उसका खून खाने में मिला था ना, कितना स्वादिष्ट बना था। भाई चौंकते हैं। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता इसी वक्त। अरे ठंड रख भैया, मेरी पूरी बात तो सुन ले। लेकिन उनमें से एक भूरा कौवे को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे नाना, क्या कहना चाहते हैं? पहले वो तो सुन ले। आप बोलिए नाना। अगर कुछ बूंदों से इतना स्वाद आया, हाँ जरा सोचो कौवों, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं तो वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था। और अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। और वैसे भी वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। नहीं, ये गलत है। धीरे धीरे सभी भाई गिद्ध की बातों में आ जाते हैं, सिवाय सबसे कालू कौवा के। अगली शाम सभी भाई घर लौटते हैं। भैया, आप लोग इतनी जल्दी? बहन चलो अंदर, हम सबको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जैसे ही राणो घर के अंदर जाती है, भाई उसे पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? बहन, हम मजबूर हैं, हम सब मर रहे हैं भूख से। तुम ही हमें बचा सकती हो। नहीं, ये पाप है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तू भी भूखा मरेगा हमारे साथ। जा, भाग जा, अगर तुझे इतना ही दुख है। राणो को रसोई के पास लाया जाता है। आज की दावत का नाम है राणो बिरयानी। लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं नहीं, हमें तो नहीं आता। अरे हट कैसे कौवे हो, खाना तक पकाना नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पंछियों के जंगल में भेजो और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। मैं लेकर आता हूँ भैया। इतना कहकर कालू छोटे पंछियों के इलाके में चला गया और एक पेड़ पर बैठ गया।
अरे अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये कौवा तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सुनिए कौवे भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? कालू कौवा सारी बात टुनटुनी को बताता है। क्या कैसे भाई है, भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया को खाना अच्छा पकाना आता था। वो कालू के साथ बावर्ची बनकर चली गई। उसने जल्दी जल्दी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी और सातों भाइयों के सामने परोस दिया। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वह उनकी बहन को ही खा रहे हैं। वाह वाह, यह तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्यों भूरे, सही कहा। कौवों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। कालू, तू सही कह रहा था, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मेरे गलती की एक ही सजा है, मेरी मौत। तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर यह गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसीलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। सभी मरने वाले होते कि तभी रानो चिड़िया रसोई से बाहर आती है। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो कौवो, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। भाइयों, आज इस गिद्ध का काम तमाम कर दो। गिद्ध अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। टुनटुनी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आँखों से यह पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सारे बच्चे खुश होकर मस्ती में अपने घरों की ओर जा रहे थे। दोस्तों, इस दिन का तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था। अब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। वहाँ बगीचे में झूले लगे होते हैं और नानी रोज मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। मैं भी मौसी के घर जा रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, जिनमें मैं नाव चलाता हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ और ठंडे पानी में नहाता हूँ। मौसी मुझे हर रोज खीर और पूरी खिलाती हैं। मेरे पापा भी गांव ले जाएंगे। दादा दादी चाचा सब वहीं रहते हैं। वहाँ के खेतों में खूब दौड़ लगाता हूँ, मिट्टी से खेलता हूँ। मेरे ताऊ के बच्चे हैं, चाचा भी रहते हैं। सब मिलकर पेड़ से आम तोड़ते हैं और दादी की बनाई चटनी के साथ खाते हैं। गाँव की बात ही कुछ और है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ऋतुजा, मयूरी, इड्रीस, सनी अरोरा, शैला, यास्मीन। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अरे वाह, सब तो घूमने जा रहे हैं। जग्गू दोस्त, तू कहाँ जाएगा छुट्टियों में? कहीं घूमने का प्लान बनाया है क्या? हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा। मेरे मामा का घर जंगल के पास है। वहाँ एक बहुत बड़ा मछलियों का तालाब है। मैं रोज जाल डालकर मछलियाँ पकड़ूंगा और हम सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे। वहाँ आम के पेड़ भी है और मामा की बकरी भी है जो मुझे बहुत पसंद करती है। बातें करते करते बच्चे अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन जग्गू का मन थोड़ा उदास था। मामा, छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, हम कहीं जाएंगे क्या? अपने घर रहेंगे, भला अपने घर को छोड़कर कहीं जाते हैं क्या? हाँ, गर्मी पड़ रही है। जग्गू, तू मेरे काम में मदद करेगा? बाग में आम पकने लगे हैं। हम दोनों बाप बेटा मिलकर आम बेचेंगे और देखना, इस सीजन पैसे कमा लेंगे। जग्गू को पहले से पता था वो हर बार की तरह कहीं नहीं जाएगा, और इस बार तो कालू पापा ने उससे काम करवाने का ठान लिया था, क्योंकि वो बाकियों की तरह अमीर नहीं थे। लो बच्चों, ठंडा ठंडा शरबत पी लो। बाहर कितनी तेज धूप है, तुम्हारे गाल भी लाल हो गए हैं। पी लो, वरना लू लग जाएगी। मम्मा, हम नानी के घर कब जाएंगे? आज स्कूल में सब बच्चे अपनी छुट्टियों की बातें कर रहे थे। सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं।
हाँ बेटा, नानी का आज ही सुबह फोन आया था। वो तो आज ही बुला रही थी। कह रही थी मेरे नन्हे मुन्ने कब आ रहे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि दिन में निकलना ठीक नहीं, इसलिए तय किया है कल सुबह सुबह जब सूरज की किरणें भी हल्की होंगी हम निकलेंगे अपनी प्यारी नानी के घर। एक पूरा महीना वहाँ रहेंगे, मौज करेंगे। अरे वाह, नानी के घर। हम तो अभी से सामान पैक कर लेंगे। अभी आराम से शरबत तो पी लो, सामान बाद में पैक करना। और हाँ, नानी के लिए कुछ तोहफा भी ले चलेंगे, ठीक है? हाँ मम्मा, मैं अपनी बनाई फूलों की माला दूंगी और मैं आम के पेड़ से सबसे मीठा आम तोड़कर ले जाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को जग्गू घर के बाहर बैठा था, तभी तोते का परिवार निकल रहा था। कुकू गुड़िया भी उन्हें देख रहे थे। अरे छोटे तोते, तुम तो आज ही गाँव जा रहे हो, हम तो कल जाएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आज ही जा रहे हैं। ठंडे ठंडे मौसम में पहुँच जाएंगे, गर्मी भी नहीं मरना पड़ेगा। जग्गू दोस्त, आप कब जाओगे? मैं कल जाऊंगा। मेरी मम्मा कल का बोल रही है। फिर तोता परिवार वहाँ से चला जाता है। रात गुजर जाती है। सुबह को कुकू गुड़िया अपनी माँ के साथ नानी के जंगल जा रहे थे। बेटा जल्दी चल, हमें आम तोड़ने और बेचने जाना है, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। लो मटका, जरा नदी से ठंडा ठंडा पानी भर लाओ। ठीक है पापा, मैं पहले नदी से पानी भर लाता हूँ। जग्गू को वह मटका सर पे रखता है और नदी पर आ जाता। रानो चिड़िया भी वहाँ पानी भर रही थी। बच्चों जल्दी पानी भर लो, रास्ते में काम आएगा। अब जल्दी से अपने अपनी बोतल भर लो। अरे दोस्तों, तुम सब इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे जग्गू, भूल गया क्या? हम तो अपनी नानी के घर जा रहे हैं। कल बताया था ना, गर्मियों की छुट्टी मनाने। तू भी तो कह रहा था मामा के यहाँ जाएगा, फिर अभी तक निकला क्यों नहीं? हाँ, बस निकलने ही वाला हूँ। मम्मा ने कहा पहले नदी से ठंडा पानी भर लो, फिर जल्दी से निकलेंगे। मामा का जंगल थोड़ा दूर है ना, तो सफर लंबा है। अच्छा, तो तुम भी आज ही जा रहे हो? चलो अच्छा है, सब अपने अपने नानी मामा के यहाँ जा रहे हैं। छुट्टियाँ होती ही मस्ती के लिए हैं। वो तीनों चले जाते हैं और जग्गू उदास होकर बुदबुदाता है। काश मैं भी जा पाता, लेकिन झूठ तो बोल दिया। सब कितने मजे करेंगे और मैं यहाँ रेडी पर आम बेचूंगा। काश मैं भी अपनी नानों के घर जाता। ऐसे पानी भर के जग्गू वापस लौटता है और अपने पापा के साथ रेडी पर आम बेचने निकल पड़ता है। उधर कुकू और गुड़िया नानी के घर पहुँचते हैं। आ गए मेरे बच्चों। सुबह से राह देख रही हूँ, जल्दी नहीं आ सकते थे? बताओ, धूप कर ली? माँ घर से तो जल्दी ही निकली थी, मगर धूप इतनी है कि जल्दी जल्दी उड़ा ही नहीं गया। नानो, हम पूरा 1 महीना आपके साथ ही रहेंगे। आप रोज रात को हमें नई नई कहानियाँ सुनाना। हाँ, सुनाऊंगी। अब घर के अंदर चलो, मैंने तुम सबके लिए दूध की बर्फ जमाई है। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया कुकू तो अपने नानों से मिलकर बहुत खुश थे। वो बातें करते हैं। उनके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। दूसरी तरफ तेज आंधी आती है। जंगल के सारे बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं। जग्गू बेटा, आंधी आ रही है, जल्दी रेडी को सुरक्षित जगह ले चलो। जी पापा, आप रेडी चलाएं, मैं धक्का लगाता हूँ। फिर जग्गू रेडी को धक्का लगाता है तो दूसरी तरफ गुड़िया कुकू बारिश के मौसम के आनंद ले रहे थे। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, आप भी आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं बच्चों, मुझे तो आंधी से डर लगता है, आप घर में ही आ जाओ, बारिश तूफान तेज है। गुड़िया दीदी, मम्मा तो डरपोक है। नानो, आप आ जाए, बारिश में बहुत मजा आ रहा है। सही कहा बच्चों, इसे तो बचपन से ही डर लगता है। मैं आती हूँ, गर्मी बहुत है, बारिश में नहाने से दूर हो जाएगी। जग्गू बेटे, बारिश तेज हो रही है, जल्दी जल्दी धक्का लगाओ, वरना रेडी कहीं फंस जाएगी। पापा, यहाँ एक छप्पर है, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। नहीं बेटा, वो भूरे कौवे का है, वो नहीं रुकने देगा, आप धक्का लगाओ। ऐसे वो दोनों अपनी रेडी को बारिश में ले जा रहे थे। तभी कालू का गीली मिट्टी में पाँव फिसल जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती। हाय, मर गया बेटा जग्गू, मुझे खड़ा कर, जल्दी मेरे पास आ, मेरे पैर में चोट लग गई। पापा, मैं आपको रेडी में बिठाकर घर ले जाता हूँ, आप चिंता ना करें। जग्गू पापा को रेडी में बिठाकर घर ले आता है। अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था। कालू जी, कल के आंधी तूफान से बहुत ज्यादा आम टूट गए हैं, अब उन्हें बेचने के लिए कौन जाएगा?
आपके पैर में तो मोच आ गई है। गोरी, मेरे से तो उड़ा नहीं जाएगा। एक काम करो, अब तुम माँ बेटा ही आम बेचने चले जाओ, वरना नुकसान होगा। ठीक है, चल बेटा, रेडी निकाल। फिर वो माँ बेटा रेडी को कच्चे पके आमों से भर लेते हैं और बेचने को निकल जाते। ले लो आम, पके पके मीठे आम ले लो। अचार के लिए कच्चे आम भी हैं, बिल्कुल ताजे। मम्मा, आज तो कोई भी आम नहीं खरीद रहा, वरना इतनी देर में तो काफी आम बिक जाते थे। जग्गू बेटे, हम पश्चिम वाले जंगल चलते हैं। वहाँ के जंगल में एक भी आम का पेड़ नहीं है। लगता है यहाँ के पक्षियों ने पेड़ों के नीचे से ही आम भी लिए। फिर वो दोनों माँ बेटा पश्चिम वाले जंगल चले जाते हैं और एक घने पेड़ के नीचे अपनी रेडी लगा लेते। वहाँ उनकी रेडी के आम खूब बिकते हैं। उधर गुड़िया कुकू अपनी मम्मा और नानी के साथ घूम रहे होते हैं। मम्मा, कहीं से आम ला दे, एक दिन भी आम नहीं खाए। लगता है कोई आम बेचने आया है। चलो बच्चों। फिर वो सब गोरी कवि की रेडी के पास जाते हैं। अरे, ये तो जग्गू है। अरे, तू तो मामा के यहाँ गया था, फिर यहाँ आम बेचने कैसे? जग्गू तो चुप हो जाता है, उसे शर्मिंदगी हो रही थी। जग्गू आम बेचने वाला, मैं ये बात स्कूल में सबको बताऊंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरे मामा के जंगल में मछली का तालाब है। अब बताऊंगा तू तो रेडी पे आम बेचता है और मेरे नानू के जंगल गया था। बच्चों, ये बुरी बात है। किसी पर हंसना या उसका मजाक बनाना हमें शोभा नहीं देता। अपने जग्गू दोस्त से अभी के अभी माफी मांगो। बेचारा कितना अच्छा बेटा, बेचारा कितना अच्छा बेटा है। काम में मम्मा पापा की मदद करता है। जल्दी जल्दी से माफी मांगो, वरना मार लगा दूंगी दोनों को। माफ कर दो जग्गू भाई, अब कभी मजाक नहीं करेंगे। जग्गू भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ जग्गू दोस्त, मुझे भी माफ कर दे। अब हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाएंगे। जग्गू उन्हें माफ कर देता है और वो आम बेचकर अपने घर आते हैं। आज जग्गू को अपने आप पर गर्व हो रहा था। उसने छुट्टियां मौज में नहीं, मेहनत में बिताई। और सबसे बड़ी बात, वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि मम्मा चिड़िया ने उसकी खूब तारीफ की थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा, मेहनत करने वालों का दिल बड़ा होता है। किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ाना बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। सर्दी की वो सुबह थी जब सूरज की पहली किरण पत्तों पर सुनहरी ओस बिखेर रही थी। रानो चिड़िया भूख और ठंड से कांपती हुई इंसानों की बस्ती की ओर उड़ चली, कुछ खाने की तलाश में, कुछ उम्मीद लिए। वहाँ एक वीरान हवेली थी जिसकी छत टूटी थी और नीचे दबा था सदियों पुराना इंसानों का खजाना। रानो जब उस पुराने बक्से में झांकी तो उसकी आंखें चौंधिया गई। सोने की मालाएं, मोतियों के हार, चांदी के सिक्के, और रानो को समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। या अल्लाह, ये क्या है? इतना सोना, इतनी मालाएं, ये सब मेरे जैसी गरीब बेसहारा चिड़िया के लिए? मुझे तो एक सूखा तिनका भी नसीब नहीं होता था, और आज ये खजाना? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। रानो ने उन्हीं सोने की मालाओं से घर सजाया और लकड़ी का घोंसला पूरा सोने जैसे चमकने लगा। माँ, ये क्या? ये घर तो पूरा सोने का लग रहा है। देखो गुड़िया, दीवारें चमक रही हैं। माँ, ये सच में हमारा घर है? इतनी सुंदर। माँ, आपने कैसे बना लिया इतना सुंदर घर? क्या जादू किया आपने? ये जादू नहीं बच्चों, ये हमारी किस्मत की एक छोटी सी मुस्कान है। जंगल में सभी चिड़िया उसका घर देखने आती, पर किसी के मन में जलन भी जागी। अरे, रानो के पास ये सब कैसे आ गया? क्या चिड़ियों को अब इंसानों का खजाना भी मिल रहा है? मुझे लगता है वो कोई जादू करती है। मुझे भी वो जगह ढूंढनी होगी। गोरी कवि अब हर वक्त रानो के पीछे जासूसी करने लगी। एक दिन रानो अपने सोने के घर के बाहर बैठी थी। तभी नीचे से एक बूढ़ा इंसान दिखा, जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। हे भगवान, किससे कहूँ, किसके आगे हाथ पसारूं? मेरी बेटी सयानी हो गई है, उसका निकाह तय है, पर मेरे पास न जोड़ा है, न मेहंदी, न दावत का सामान। मैं तो रोज दर दर जाकर कुछ चावल, कुछ पैसे मांगता हूँ, पर अब लोग भी मुंह फेर लेते हैं। रानो चिड़िया ऊपर बैठी बहुत देर से ये सब देख रही थी। उसे उस बूढ़े आदमी पर तरस आने लगता है। कई बार सोचता हूँ बेटी को ही बोल दूं कि निकाह टाल दे, पर उसके आँखों की चमक वो तोड़ नहीं सकता मैं। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी
मेरी बेटी लाल जोड़े में डोली में जाए। अब बस खुदा से दुआ ही रह गई है। बाबा मत रोइए, आपकी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है, मैं मदद करूंगी। तू एक चिड़िया, तू क्या कर सकती है बेटी? नहीं बाबा, मेरे पास दिल है और अल्लाह की रहमत से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे खजाना मिला है इंसानों का, सोने की मालाएं, मोतियों के हार, लेकिन मेरे लिए असली खजाना तो यही है, किसी के आंसू पोंछना। रानो ने अपने घर की सबसे कीमती माला कुछ सोने के सिक्के बांधकर एक छोटी थैली में डाला और बुजुर्ग को चुपचाप नीचे गिरा दिया। इसे पेश दीजिए बाबा, इससे आपकी बेटी का जोड़ा, दावत, मेहंदी सब आ जाएगा और जब वो डोली में बैठे तो ये समझिएगा उसकी माँ नहीं रानो चिड़िया की दुआएं भी साथ जा रही हैं। हे खुदा, तूने एक परिंदे के रूप में फरिश्ता भेजा है। बेटी, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरा भला हो बेटा। गोरी कवि ये सब छुप कर देख रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि रानो के पास कोई खजाना है और वो उसके पीछे पड़ गई। ये क्या देख रही हूँ मैं? रानो, एक गरीब चिड़िया, इंसानों को सोने की माला बांट रही है। कहाँ से आया इतना खजाना? किस्मत या चोरी? वो जमीन पर गुस्से से पंजा मारती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। गुड़िया, कुकू, मैं थोड़ी देर के लिए भोजन की तलाश में जा रही हूँ। घोंसले के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं जल्दी लौटूंगी कुछ मीठा लेकर। माँ जल्दी आना, भूख लगी है। माँ पास से बच कर जाना और उस गंदे कौवे से। रानो मुस्कुराकर फिर उड़ जाती है। रानो के उड़ते ही पास के पेड़ पर छुपी बैठी गोरी कौवी अपने पंख फड़फड़ाकर नीचे उतरती है। अब आया असली मौका। हर बार सब रानो की तारीफ करते हैं। रानो दयालु है, रानो नेक है। हद हो गई, अब ये घर मेरा होगा, सोने का ये महल। वो चुपचाप रानो के घोंसले की ओर बढ़ती हैं, चारों तरफ झांक कर देखती हैं। चलो बाहर, अब ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। तुम दोनों गरीब चिड़ियों की औकात नहीं है सोने के घर में रहने की। गुड़िया और कुकू सहम कर कोने में दुबक जाते हैं। तुम हमारी माँ नहीं हो, ये घर हमारा है अब नहीं, और ये घर गोरी कौवी का है। अगर किसी ने चोभी की तो उड़ाकर बाहर फेंक दूंगी। गोरी सोने के घर को चारों तरफ से देखती हैं और एक जगह जाकर बैठ जाती है। हा 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 हा, वाह क्या ठाठ है। अब जंगल की रानी मैं हूँ और रानो वो तो भूख से भटकती फटेहाल चिड़िया। रानो कुछ तिनके और दाने लेकर लौटती हैं, लेकिन घर के पास आते ही उसकी उड़ान धीमी हो जाती है क्योंकि घर से बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। गुड़िया, कुकू, क्या हुआ? वो जैसे ही घर के पास पहुंचती है, गोरी कवि सामने आ जाती है। अरे अरे रानो लौट आई, माफ करना, लेकिन ये घर अब तेरा नहीं। ये क्या कह रही हो गोरी? ये मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर। अब नहीं, अब जंगल में ताकत चलती है और मैंने कब्जा कर लिया। जा, जहाँ से आई थी वही लौट जा। माँ हमें बचाओ, माँ ये काली आंटी हमें मार डालेगी। जिस रानो ने कभी दूसरों को सहारा दिया, आज वो खुद बेघर थी। अपने ऊपर सहमे हुए बच्चों को लिए वो उसी बस्ती की ओर बढ़ चली जहाँ कभी उसे उम्मीद का उजाला मिला था। माँ क्या अब हमें कभी घर नहीं मिलेगा? मेरी बच्ची, माँ हार सकती है पर माँ का प्यार नहीं हारता। मैं तुम्हारा घर वापस लाकर रहूंगी। रानो एक पेड़ की डाल पर उतरती है। नीचे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे ये तो वही चिड़िया है, मेरी बेटी की फरिश्ता। रानो जमीन पर बैठ जाती है, आंखें भर आती हैं। बच्चे उसके पंखों में दुबके थे। बाबा आपसे फिर मदद मांगने आई हूँ। जिस घर को मैंने बनाया, जो आपके दिए खजाने से बसा, उस पर गोरी कौवी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मेरे बच्चों को बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास सिर्फ आंसू है और ये दो भूखे बच्चे। बूढ़ा गहराई से सुनता है, फिर खड़ा होता है। जिस चिड़िया ने मेरी बेटी को दुल्हन बनाया, उसके साथ ऐसा अन्याय? चल बेटी, चल मेरे साथ। बूढ़ा आदमी अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर जंगल में आता है। रानो उनके पीछे उड़ती है। कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो इंसानों? जिस घर को तूने छीना है वो तूने नहीं बनाया। ये घर उस चिड़िया का है जिसने बिना नाम पते के भी मेरी बेटी की इज्जत बचाई। इंसानों ने जाल निकाल लिया होता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये घर अब मेरा है।
लेकिन तभी इंसान उसे पकड़ लेते हैं। एक हल्का जाल उस पर गिराया जाता है। वो तड़पती है। रानो के बच्चे उड़ते हुए घर की ओर भागते हैं। माँ, हमारा घर वापस आ गया। रानो चिड़िया अपने सोने के घर में फिर से बैठी थी, लेकिन इस बार वो सबसे बड़ा खजाना पा चुकी थी, दूसरों की मदद करके मिलने वाली दुआ। घने जंगल में एक पेड़ पर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा के साथ रहती थी। गुड़िया, कुकू, मैं आज फिर तुम्हारे लिए लाल लाल बेर लाऊंगी। अच्छे से खेलो और घोंसले से बाहर मत जाना। वाह, लाल वाले बेर लाना जो मीठे हो और बड़े बड़े भी। अच्छा, मेरी गुड़िया और कुकू के लिए आज मीठे और बड़े बेर लाऊंगी, लेकिन तुम दोनों झगड़ा मत करना और घोंसले से बाहर बिल्कुल मत निकलना। रानो उड़ जाती है और जंगल के उसी पेड़ पर पहुंचती है जहां लाल लाल मीठे बेर लगते हैं, वही बेर जिनसे उसके बच्चों का पेट भरता है। नमस्ते पेड़ भैया, आज फिर आई हूँ बच्चों के लिए ये बेर लेने। अरे रानो बहन, नमस्ते। रोज की तरह आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल हैं। आपका धन्यवाद। आपकी मेहरबानी से ही मेरे बच्चे पेट भरकर सोते हैं। तुम एक माँ हो और जो माँ अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है उसका साथ तो मैं जरूर दूंगा। लो, ये सबसे लाल और मीठे बेर हैं। अपने बच्चों को देना और कहना कि ये उनके पेड़ भैया की ओर से हैं। आप सचमुच जंगल के सबसे दयालु पेड़ हैं। आपकी छाया और फल हम जैसे छोटे पक्षियों का सहारा हैं। बस तुम अपना प्यार बनाए रखना और बच्चों को हमेशा सिखाना कि इस धरती से जो भी मिलता है उसका आदर करना चाहिए। जरूर पेड़ भैया, मैं यही सिखाती हूँ उन्हें। धन्यवाद। रानो अपने चोंच में कुछ बेर लेकर उड़ जाती है और पेड़ उसे जाते हुए आशीर्वाद भरी नजरों से देखता है। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके आसपास की दुनिया बदलने वाली है। एक शाम 2 इंसान जंगल में आते हैं। वे बेर के पेड़ के पास रुकते हैं और रात वही बिताते हैं। वाह, कितनी शांति है यहाँ। ना ट्रैफिक, ना शोर, बस पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता था। सच कह रहे हो, शहर की थकान उतर गई यहाँ आकर। चलो इसी पेड़ के नीचे आग जला लेते हैं, रात यही काटते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। ये पेड़ भी कितना घना है। देखो कितने सुंदर लाल बेर लगे हैं इस पर। काश बच्चे भी होते तो कुछ तोड़ कर ले जाते। हम जल्दी कुछ बना लेते हैं खाने को, फिर आराम से सो जाएंगे। लेकिन याद रखना, सुबह बहुत जल्दी निकलना है। जंगल में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। हाँ, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे भी जंगल में रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। किसी जानवर से सामना हो गया तो जानवर से ज्यादा डर तो मच्छरों से है यहाँ। चलो आग जलाते हैं। सुबह वे चले जाते हैं, लेकिन उनकी छोड़ी आग की चिंगारी पेड़ की जड़ों में सुलगती रहती है। कुछ ही घंटों बाद सूखे पत्तों में आग फैलने लगती है। लपटें ऊंचाई तक पहुंचती हैं। हे भगवान, ये आग इतनी तेजी से फैल रही है और मेरा घर बस कुछ ही दूर है। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, ये धुआं क्यों आ रहा है? वहाँ कुछ जल रहा है क्या? डर मत करो मेरी जानो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मुझे जल्दी से पानी लाना होगा। ये आग अगर ऊपर तक आ गई तो हमारा घोंसला भी जल सकता है। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही, बस 2 पल के लिए। तुम दोनों यहीं पंखों के नीचे छुपे रहना, हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हमें मिलकर आग बुझानी होगी। माँ, जल्दी लौट आना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरे लाल। माँ की जान हो तुम दोनों। अब मैं जाती हूँ और चलती आग को खत्म करके ही लौटूंगी। रानो उड़कर झील से अपने नन्हे से चोंच में पानी लाती है और आग पर डालती है, लेकिन आग कम नहीं होती। ये आग तो बहुत तेज है। अगर ये आगे बढ़ी तो मेरा घोंसला भी जल जाएगा। बच्चों को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रानो दोबारा उड़ती है और पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है। बुझो, जलना बंद करो। ओह, ये आग तो मान ही नहीं रही। वह बार बार उड़ती है, पानी लाती है, आग पर डालती है, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। मेरे पंख छोटे हैं, मेरी चोंच छोटी है, इस आग को अकेले नहीं बुझा सकती। मुझे किसी की मदद चाहिए। मुझे तुरंत किसी को बुलाना होगा। रानो उड़ती है, उम्मीद लिए अब वो मदद के लिए जा रही थी बतखों के पास। बतख दीदी, बतख भैया, कृपया मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है।
अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी हालत देखो, पंख गीले हैं, चेहरा धूल से भरा है। सब ठीक है ना? जंगल में आग लग गई है। बेर का पेड़, उसके नीचे की सूखी झाड़ियों से आग फैली है और मेरा घोंसला, मेरे बच्चे वो बहुत पास है। अगर आग वहीं तक पहुंच गई तो मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगी। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसने आग लगाई? कल रात 2 इंसान आए थे, उन्होंने वहीं आग जलाई थी, बेर के पेड़ के पास। शायद जाते जाते बुझाई नहीं। अब वो आग जंगल को निगल रही है। मैं अकेले पानी ला रही थी, लेकिन मेरी चोंच बहुत छोटी है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रानो बहन, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी पानी लाएंगे, मिलकर कोशिश करते हैं। चलो बहन, अब समय नहीं है सोचने का। हम सब एक साथ पानी लाते हैं, जितना हो सके आग को रोकने की कोशिश करते हैं। तीनों अब मिलकर तालाब से पानी भरते हैं और रानो के साथ मिलकर आग बुझाने में लग जाती हैं। लेकिन आग बहुत बड़ी होती है। इतना सब करने के बाद भी ये आग क्यों नहीं रुक रही? क्या कोई ऐसा नहीं जो इसे एक बार में बुझा सके? तभी रानो को जंगल का सबसे बड़ा प्राणी दिखता है, हाथी। हाथी भैया, कृपया मदद करो, जंगल जल रहा है, हमारे घर जल जाएंगे। घबराओ मत रानो बहन, मैं आ रहा हूँ। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल हाथी रानो और बतखों की ओर आता है। रानो बहन, ये सब क्या हो रहा है? जंगल की हवा में धुआं और घबराहट है। बताओ, क्या संकट आ गया है? हाथी भैया, जंगल में आग लग गई है, बेर के पेड़ के पास। मेरा घोंसला वहीं है, मेरे बच्चे वहाँ हैं। बतख दीदी और मैं मिलकर पानी डाल रहे हैं, पर आग इतनी तेज है कि वो रुक ही नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं हाथी भैया, पर हमारी ताकत कम पड़ रही है। तो फिर अब रुकना नहीं है। ये जंगल हमारा घर है, इसे जलने नहीं दूंगा। रानो, बतख बहन, अब देखो, हम सब मिलकर इस आग को बुझाएंगे। हाथी अपनी सूंड में भर भर कर पानी लाता है और आग पर डालता है। कुछ ही देर में आग बुझ जाती है। बच गए, बच गए। माँ, हाथी अंकल ने हमें बचा लिया। हाथी अंकल जिंदाबाद। जब सब मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी आग भी बुझ जाती है। रानो, बतखें और हाथी ने मिलकर जंगल को बचाया। एकता की शक्ति ने एक बड़ा संकट टाल दिया। बच्चों, अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन मिलकर हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। जंगल के एक कोने में एक पुराना और टूटा फूटा सा घोंसला था, जिसमें रहती थी रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ। गर्मी का मौसम था, खाने को कुछ नहीं, पेड़ सूखे पड़े थे और रानो की आंखों में चिंता के बादल थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? आज भी मेरे मासूम बच्चों को कुछ नहीं खिला पाई। उनका सूखा पेट देखकर दिल फट रहा है। कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? जंगल में कोई सुनने वाला नहीं। क्या मैं इतनी बेसहारा हूँ? रानो बहन, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तू तो वो माँ है जो आंधी में भी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है। हिम्मत रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जंगल जितना बेरहम लगता है, उतना ही करुणामय भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो, कुछ न कुछ उपाय जरूर मिलेगा। अगले दिन रानो जंगल के पुराने कुएं के पास घास लेने गई। वहाँ उसे एक लकड़ी की पेंसिल दिखी, जिस पर लिखा था, शकाला का बूम बूम, जो भी बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। क्या ये जादुई पेंसिल है? वो जमीन पर एक रोटी बनाकर ड्रॉ करती है और चमत्कार होता है, सच्ची रोटी आ जाती है। अब ये पेंसिल जंगल की जनता की है, इसे हम सब मिलकर संभालेंगे और जब किसी को इसकी जरूरत होगी हम उसे मदद देंगे, ताकि कोई और रानो फिर भूखी न रोए, कोई और बच्चा फिर बिन छत के न सोए। अब रानो हर रोज उस पेंसिल से खाना बनाती, खिलौने बनाती और धीरे धीरे उसका टूटा घर भी सुंदर बन गया। रानो की किस्मत चमकी रे, अब नहीं वो थकी रे। बुलबुल बहन, खुशी मनाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब किसी के हाथ इतनी बड़ी ताकत लगती है, चाहे वो जादुई हो या दौलत की तरह, तो साथ ही बढ़ता है लालच, मोह और डर। रानो का दिल भला है, लेकिन ये जंगल बदलते देर नहीं लगाता। जहाँ उजाला होता है, वहीं उसकी परछाई भी होती है। हमें उसका साथ देना होगा, ताकि ये चमक उसकी मासूमियत को जला न दे। रानो की खुशहाली देखकर कालू कौवा जलने लगा। वो लोमड़ी के पास गया, जो चालबाजियों में माहिर थी। ये रानो एक वक्त की भूखी चिड़िया, और अब देखो, सुनहरा घर, झिलमिलाते कपड़े और उसके बच्चों के हाथ में मिठाई। ये सब अचानक कैसे? जंगल में ऐसा चमत्कार यूं ही नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चला है कि उसके पास कोई जादुई पेंसिल है। हाँ, वही पेंसिल जिससे वो जो भी बनाती है असल बन जाता है।
अगर वो पेंसिल हमारे हाथ लग जाए तो हम जंगल के सबसे ताकतवर बन सकते हैं। उसकी किस्मत अब हमारी होनी चाहिए। फिर तो खेल ही बदल जाएगा कालू भैया। वो पेंसिल हमारे हाथ आ जाए तो हम सिर्फ इस जंगल के नहीं, आसपास के जंगलों के भी राजा बन सकते हैं। रात के अंधेरे में कालू और लोमड़ी चुपचाप रानो के घर पहुँचे और वो जादुई पेंसिल चुरा ली। धीरे लोमड़ी बहन, कोई जाग न जाए। रानो का घर यहीं है। वो पेंसिल उसी तकिए के नीचे रहती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घर में घुसते हैं, तकिए के नीचे से चमकती हुई नीली जादुई पेंसिल निकालते हैं और खुशी से चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। पत्तियों की सरसराहट के अलावा जंगल में कोई हलचल नहीं होती। हे भगवान, मेरी पेंसिल, अब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगी। वो पूरे घर को उलट पलट कर ढूंढती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरी जादुई पेंसिल कहीं नहीं है, वो गायब है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया। उसी पेंसिल से तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और छत बनाती थी। अब फिर वही भूख, वही बेबसी। क्या फिर से मेरी झोपड़ी टपकेगी? क्या मेरे बच्चे फिर से भूखे सोएंगे? रानो जमीन पर बैठ जाती है, आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अगर तूने वो पेंसिल दी थी तो तू ही रास्ता भी दिखाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी। रानो फिर लड़ेगी। वहीं कालू और लोमड़ी ने पेंसिल से महल बनाए, सोने की मूर्तियां बनाई, लेकिन उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जानवरों से जबरन काम कराया। जंगल में भूख, डर और दुख फैल गया। ये अब हद हो गई। वो पेंसिल सिर्फ रानो की नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद थी। और अब वो चोर कालू कौवा और चालाक लोमड़ी उसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। अगर वो पेंसिल उनके हाथ में रही तो जंगल में लालच, डर और अंधेरा फैल जाएगा। हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। ये पेंसिल अब गलत हाथों में है। मिट्टू भाई, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें सोच समझ कर चलना होगा। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, हिम्मत, योजना और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। रानू बहन, तुम्हारे आंसू अब और नहीं गिरने देंगे। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलकर एक मजबूत योजना बनाते हैं ताकि पेंसिल भी वापस आए और जंगल को भी इंसाफ मिले। जंगल के पुराने बरगद के नीचे रात को एक गुप्त सभा हुई। रानो ने एक नक्शा बनाया, कहाँ से हमला होगा, किसका क्या काम होगा। बुलबुल, तुम महल के अंदर जाओगी और पेंसिल को खोजोगी। मिट्ठू, आप उड़ते हुए ध्यान बटाओगे। कबूतर, आप नीचे से पक्षियों को संभालोगे। मैना, आप लोमड़ी को उलझाओगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमला शुरू हुआ। मिट्ठू ने कालू कौवे के महल के ऊपर से उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, कालू, लोमड़ी, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये क्या हो रहा है? इतने सारे पक्षी। कालू, संभाल। कालू कौवा ताव में आकर उड़ता है, लेकिन चारों तरफ से पक्षियों ने उसे घेर लिया। बुलबुल और रानू महल के अंदर पहुंच गई थीं। उसको जादुई पेंसिल नजर आ जाती है। रानू दीदी, वो देखो पेंसिल। जैसे ही रानू पेंसिल की तरफ जाती है, लोमड़ी उस पर झपटती है। ये पेंसिल मेरी है, मैं जंगल की रानी बनूंगी। रानो बचते हुए बोलती है, ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है ये दुनिया। रानो चिड़िया पेंसिल को अपनी चोंच में दबाकर उन्हें लगती है। जैसे ही रानो के हाथ में पेंसिल आती है, वो एक झटके में एक तेज रोशनी से सब कुछ बदल देती है। महल ढह जाता है, पेड़ों की जगह पेड़, सोने की दीवारों की जगह हरियाली। नहीं, मेरी सत्ता, मेरा महल। ये जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। जादू पेंसिल में नहीं होता, जादू उस दिल में होता है जो दूसरों के लिए सोचे। शकाला का बूम बूम, चमत्कारी झूम झूम, रानों की मेहनत से हरा हुआ ये बूम। गोरी कौवी जंगल की सबसे चालाक और दुष्ट पक्षी थी। ऐसी चालाकी कि खुद कालू कौवा भी उससे डरता था। एक दिन वो घूमते हुए पहाड़ों की ओर जा पहुंची, जहां चीलों का इलाका था। गोरी कौवी पेड़ों के बीच से उड़ती है। आसमान में हल्के बादल थे। जैसे ही वह पहाड़ों के करीब पहुंचती है, उसका चेहरा डर से सख्त हो जाता है। ओह नहीं, ये तो चीलों का इलाका है। मुझे यहाँ से वापस लौटना चाहिए, कहीं कोई चील मुझे शिकार ना बना ले। गोरी पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ एक विशाल चील को देखकर वो हकबक्की रह जाती है। कौवी, क्या तेरा नाम गोरी है? हाँ हाँ दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये इलाका चीलों का है। मैं तो बस भोजन ढूंढते हुए यहाँ आ गई। कालू कौवे ने मुझे बताया कि तू चालाक है। अब मेरी एक मदद कर और इनाम ले। मेरे बेटे की सालगिरह आ रही है। मैं चाहती हूँ कि उस दिन छोटे छोटे पक्षियों की दावत हो। तू एक एक करके बच्चों को ला। हर बच्चे पर तुझे 50 रुपये और 10 गेहूं की बालियां दूंगी।
वाह दीदी, इतने पैसे मैं तो अपने लिए घर ही बना लूंगी। गोरी कौवी उड़कर जंगल में लौट जाती है। अगले दिन सुबह छोटा मिट्ठू अकेला खेल रहा था। तभी वहाँ आई गोरी कौवी। मिट्ठू बेटा, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? बहुत पसंद है आंटी। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। मिट्ठू थोड़ा हिचकिचाता है, फिर तैयार हो जाता है। गोरी उसे अपने पंजों में पकड़कर चील के पास ले जाती है। शाबाश गोरी, तू वाकई तेज है। गोरी कौवी पैसे और गेहूं की बालियां लेकर वापस आ जाती है। गोरी कौवी अब लालच में अंधी हो चुकी थी। अगला निशाना बना रानो चिड़िया का बेटा कुकू। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप दुष्ट हैं। अरे कुकू बेटा, देखो मैं कितनी अच्छी आंटी हूँ, ये लो चॉकलेट। कुकू उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोरी उसे पकड़ लेती है और चील के हवाले कर देती है। क्या बात है, आज तो नरम नरम मांस मिल गया। ये तो रानो चिड़िया का बेटा है, ले पैसे। अब बची थी गुड़िया। वह भोली नहीं थी, चालाक थी, बहादुर थी। गुड़िया बेटा, क्या तुम्हें खाने में कुछ पसंद है? पसंद तो नहीं, पर आपको जहर खिलाने का मन है। गोरी चौंकती है। गुड़िया रसोई में जाती है, जलती चिंगारी लेकर आती है और गोरी के पीछे आग लगा देती है। बचाओ बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। गोरी जंगल में उड़ती है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आग उसकी सजा बन जाती है। सुबह का समय जंगल के बीच एक पेड़ पर उल्लू महाराज का दरबार सजा था। सभी पक्षी मौजूद थे, चिड़ियाओं, कौवे, कबूतर, तोते, बुलबुलें। माहौल गंभीर था। गोरी कौवी की करतूतें जंगल में आग की तरह फैल गई थीं। बच्चे गायब, माओ का रो रो कर बुरा हाल था। तब बुलाया गया जंगल के न्यायप्रिय राजा उल्लू महाराज को। जो पक्षी मासूम बच्चों को लालच देकर बेच दे, वो पक्षी पक्षी नहीं, शैतान है। आज से मैं एक नया हुक्म देता हूँ। सभी चुप हो जाते हैं। आज से जंगल की हर चिड़िया अपने अंडे हमारे राज्य के निगरानी पेड़ों पर देगी। जब तक गोरी कौवी पकड़ी नहीं जाती, कोई अंडा अपने घोंसले में नहीं रहेगा। महाराज, मगर हमारी ममता का क्या? जब तक गुनहगार खुलेआम घूमे, ममता को इंतजार करना होगा। रानो चिड़िया, जिसने अपना बेटा खोया था और अब बेटी को खोने नहीं देना चाहती थी, एक नई लड़ाई में उतर गई। मैं अपनी गुड़िया को इन अजनबियों के हवाले नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ, अंडों पर मेरा अधिकार है। रानो, अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार है तो फिर तू ही उस पगली गोरी को पकड़, वरना ये फरमान सबकी ममता छीन लेगा। अब नहीं, मैं गोरी को ढूंढ कर ही रहूंगी। गोरी कौवी एक पुराने घोंसले में अकेली पड़ी थी, झुलसी हुई, घायल, भूखी और सबसे बड़ी बात, डर में जी रही थी। बाहर पक्षी उसके नाम से बच्चों को डराते थे। जल चुकी थी गोरी, बाहर से नहीं अंदर से। जंगल में अब कोई उसे पानी भी नहीं पूछता। चील ने भी उसे त्याग दिया था, क्योंकि लालच का कोई दोस्त नहीं होता। मैंने क्या किया? बच्चों को बेचा, अपनी आत्मा को जलाया। गोरी की आंखों में आंसू थी। वहीं रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है, उसके साथ भोलू तोता भी था। तू बच्चों को बेचती थी ना, अब देख तेरे पास कोई नहीं, न पैसा, न पंख, न शान। माफ कर दो रानो बहन, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पंख जल गए, मेरी आत्मा राख हो गई। माफी वहाँ मिलती है जहाँ पछतावा सच्चा हो। चल उल्लू महाराज के दरबार चल और सबके सामने सच बोल। दरबार में गोरी कौवी खड़ी होती है, कांपते हुए अपने अपराधों को स्वीकार करती है। सभी पक्षी चुप थे। मैंने बच्चों को लालच से बेचा, मैं दोषी हूँ। जो सजा दी जाए मुझे मंजूर है। तेरी सजा ये है कि तू जंगल की सफाई करेगी, बिना पंख, बिना मदद, और जब तक तेरी आत्मा सच में साफ ना हो जाए। और इस तरह जंगल में न्याय हुआ। बच्चों की हंसी लौटी, माओ की ममता लौटी और गोरी कौवी को मिला उसका असली आईना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच में किया गया गुनाह एक दिन जलकर ही राख होता है।